हेलो एंड वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन एंड टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्राइटिस। इसका आज हम टाइप्स, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो नेफ्राइटिस बेसिकली क्या है? तो द नेफ्रॉन वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेफ्रोस, यानी कि जो नेफ्रॉन है हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होती है, वो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है नेफ्रोस। ओके। और इस नेफ्रॉन या नेफ्रोस का जो मतलब है वो है किडनी। इसी में जो नेफ्राइटिस में आइटिस वर्ड है, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं, एनलार्जमेंट या फिर कह सकते हैं स्वेलिंग। ओके। आगे, नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन एंड द किडनी। नेफ्राइटिस का मतलब है नेफ्रॉन और किडनी का इन्फ्लामेशन होने हो जाना या एनलार्ज हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। It is characterized by disturbance in glomerular structure, यानी कि इसमें जो हमारे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर या ग्लोमेरुली होती है उसके स्ट्रक्चर में एनलार्जमेंट हो जाती है, या फिर कह सकते हैं डिस्टर्बेंस हो जाती है उसके फंक्शन में, जिसके वजह से फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, विच कैन लीड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड फ्लो काफी रिड्यूस रहेगा पूरे किडनी में। दूसरा, यूरिन का जो एक फ्लो होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है काफ़ी रिटेन, यानी कह सकते हैं हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेगी, वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। ओके। बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर की वजह से। ओके। आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या है। एक है एक्यूट और एक है दूसरा क्रॉनिक नेफ्राइटिस। तो एक्यूट नेफ्राइटिस में क्या है? It is most commonly caused by hypersensitivity to drug therapy like analgesics और एस्पिरिन। अगर हम एनाल्जेसिक्स या एस्पिरिन कोई ऐसी मेडिकेशन ट्रीटमेंट या ड्रग थेरेपी ले रहे हैं जिस हो सकता है उसकी वजह से कोई हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होने के चांसेस है, जिसकी वजह से एक्यूट नेफ्राइटिस हो रहा हो। या फिर अगर साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन बेसिकली हम क्यों दे रहे हैं? अगर अगर हम कोई ऑटो इम्यून डिजीज के लिए कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसमें साइक्लोस्पोरिन का यूज हो रहा है, ओके, या फिर कोई डिप्रेशन या लिथियम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं, ओके। तो ऐसी कंडीशन में अगर हाइपर सेंसिटिविटी होता है तो उस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है। अच्छा, इसमें एक्यूट है तो इट मींस कुछ समय के लिए, यानी कि ये ठीक भी हो सकता है, क्यूरेबल है, प्रिवेंटेबल है, यानी कि आप ट्रीटमेंट करवाएंगे कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा। सेकंड टाइप आता है क्रॉनिक नेफ्राइटिस। क्रॉनिक नेफ्राइटिस यानी कि लंबे समय के लिए, क्योंकि क्रॉनिक है तो हो सकता है लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम रहे, लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट आप कराते रहें। अच्छा, क्रॉनिक नेफ्राइटिस में क्या है? इट कैन कॉज ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस। हो सकता है आपको कोई एक से ज्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो उस कंडीशन में क्रॉनिक नेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से कॉजेस कॉमनली अगर आपको मल्टीपल हैं, कौन कौन से हैं? तो अगर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन है आपको, साथ-साथ पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ यानी कोई आपके में सिस्ट है, ओके, स्टैक है, या फिर आपको साथ-साथ ऑटो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप ही के टी सेल्स जो होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं, ओके। साथ-साथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी कि आपकी यूटीआई में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो यूरिन पास होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, ओके। कोई भी सर्टेन ड्रग या कोई भी मेडिसिन से आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर कैल्सीमिया है, यानी कि आपका जो ब्लड कैल्शियम है वो काफ़ी हाई रहता है, ओके? तो इन सारी कंडीशंस की वजह से अगर मल्टीपल कॉजेज़ हैं, आपको मल्टीपल डिज़ीज़ है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस कंडीशन में क्रॉनिक नेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको एक्यूट नेफ्राइटिस और क्रॉनिक नेफ्राइटिस समझ में आ गया होगा। तो एक्यूट मतलब होता है कोई सर्टेन ड्रग थेरेपी अगर आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी हुई और हाइपर सेंसिटिविटी से एक्यूट नेफ्राइटिस हो गया, जो कि क्यूरेबल है, कुछ समय तक रहेगा, फिर आप ट्रीटमेंट करवाएँगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक क्या है? आपको मल्टीपल कुछ प्रॉब्लम है, मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल डिजीज़ है, उस कंडीशन में आपको क्रॉनिक नेफ्राइटिस है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वो रह सकता है। आगे देखते हैं कॉजेस और रिस्क फैक्टर, कौन-कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको नेफ्राइटिस होने के चांसेस। तो फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ओके, तो कोई इन्फेक्शन की वजह से नेफ्राइटिस हो गया। सेकंड है ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है टी सेल्स की वजह से, ओके। थर्ड है आपका मेटाबॉलिक और टॉक्सिक डिसऑर्डर की वजह से। मेटाबॉलिक और टॉक्सिक डिसऑर्डर में क्या होता है? यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है,
ओके, जिसका काम है बेसिकली कोई भी फूड को ब्रेक डाउन करना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, बट वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, प्रोटीन पूरा डिपॉजिट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे पे। ओके, तो उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। और टॉक्सिक डिसऑर्डर में यानी कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई अल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी केमिकल ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है, ओके, उसको बोलेंगे टॉक्सिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक और टॉक्सिक डिसऑर्डर की वजह से भी आपको नेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, और अच्छा, एंटीबॉडीज बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन ही है, या कह सकते हैं प्रोटीन ही है, जो कि हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, ताकि वो जर्म से फाइट कर सके, उस फॉरेन बॉडीज को किल कर सके। ओके, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एंटीबॉडीज क्या कर रही है, हमारे ही किडनी के टिश्यू में डिपॉजिट या एक्यूमुलेट हो जा रही है। ओके, जिसके वजह से नेफ्राइटिस हो रहा है। ओके, अच्छा, वो एंटीबॉडीज क्यों हो रही है डिपॉजिट, वो हम आगे देखेंगे इसमें। उसके बाद है मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि हमने एक्यूट नेफ्राइटिस में बात किया, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई ड्रग थेरेपी ले रहे हैं, कोई डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नेफ्राइटिस हो रहा है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। ओके, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, कौन कौन सी आपके में ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ये नेफ्राइटिस होने के चांसेस। तो सबसे फर्स्ट है प्रोलॉन्ग थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी आपको नेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। सेकेंड है वीक इम्यूनिटी सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक है, वो प्रॉपर फॉरेन बॉडीज को किल नहीं कर पा रहा है, जर्म्स बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, फाइट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी आपको नेफ्राइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है रूमेटिक फीवर, अगर रूमेटिक फीवर है आपको, उस कंडीशन में रॉन्ग डाइटरी हैबिट की वजह से, कोई आप डाइट सही नहीं ले रहे हैं, आपको लाइफस्टाइल जो एक लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो फूड होना चाहिए, फूड इनटेक होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन ही प्रॉपर अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ही आपको नेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी नेफ्राइटिस के मोस्टली नर्सिंग एग्जाम्स में जरूर पूछते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई भी फैक्टर या कोई भी कॉज की वजह से आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। ओके, सेकेंड है थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, तो कोई भी उसकी वजह से, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। ओके, अब उस थ्रोट इन्फेक्शन के बाद क्या हो रहा है कि जो भी एंटीबॉडीज हैं, ओके, तो हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, ताकि उस थ्रोट इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, उस बैक्टीरिया को किल कर सके। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो भी थ्रोट इन्फेक्शन बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल, यानी कि एक जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, क्लास ए स्ट्रेप्टोकोकस, वो कॉज करता है थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, तो जब भी क्लास ए स्ट्रेप्टोकोकस हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, ओके, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ताकि उस बैक्टीरिया से वो फाइट कर सके। ठीक है, और जब वो फाइट करती है तो वो क्या करती है, एंटीबॉडीज उस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन को बाइंड कर लेती है, ताकि क्या कर सके, वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म कर सके, बना सके। ओके, तो यानी कि जब एंटीबॉडीज फाइट करती है स्ट्रेप्टोकोकस से, तो क्या करती है, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन को बाइंड कर लेती हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली क्या करती हैं, वो सीधे सर्कुलेट करती हैं सीधे हमारे ब्लड में। ओके, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके वो ग्लो मेरुली में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ, डिपॉजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इन ग्लोमेरुलस। ओके, तो जो एंटीबॉडी ने बाइंड किया था, वो एंटीजन एंटीबॉडी अब क्या हुआ, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके वो हमारे किडनी में, हमारे ग्लोमेरुलस में चली गई, वहां पे वो डिपॉजिट हो गई। ठीक है, अब जब वहां पे डिपॉजिट हो गई, तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ओके, वो उसका साइज में, या कह सकते हैं वो इन्फ्लामेट हो गया, या कह सकते हैं इंक्रीज होने लगा। ओके, जब वो इंक्रीज होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ग्लोमेरुलस जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लगी। ठीक है, जब वो डैमेज होने लगी, तो उसके बाद क्या हो रहा है, स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वहां पे एक अलग से वहां पे एक लेयर आ रही है। ओके, जिसको बोलते हैं स्कार। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको चोट लगती है, कहीं पे कोई खरोच लग गई,
तो आपने कभी देखा होगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर रीजन पे एक स्कार बन जाता है, एक अलग सी लेयर बन जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको आप बाद में हटाते भी हो। ओके, तो वो होता है स्कार। ठीक है, तो वहां पे उस ग्लोमेरुलर में क्या हुआ, एक स्कार का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक आउटर लेयर, एक आउटर मेम्ब्रेन तो लग गई, एक आउटर लेयर लग गई, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लोमेरुलर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फिल्टर प्रॉपर फिर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ओरिजिनल लेयर तो नहीं है, नेचुरल लेयर तो नहीं है, वो अलग से फॉर्म हुई है। ओके, तो जब स्कार फॉर्मेशन हो गया, तो स्कार फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, तो जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ओके, वो काफी लॉस हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या कह सकते हैं जीएफआर, क्या होता है बेसिकली? जीएफआर एक तरह का बेसिकली एक कह सकते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन है। ओके, जो जीएफआर होता है वो हेल्प करता है कि आपके आपकी किडनी की हेल्प करता है, ताकि वो ब्लड को अच्छे से फिल्टर कर सके। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल जीएफआर जो हमारे एडल्ट में होता है वो होता है 90 टू 120 ml पर मिनट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में या कोई भी गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, वहां पे मोस्टली जरूर पूछा जाता है, कॉमनली पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब स्कार फॉर्मेशन हो गया, तो साथ साथ क्या हुआ, जो जीएफआर रेट है वो काफी कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जिसमें से वाटर को एक्सक्रीट करना है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जब ये डिक्रीज हो गया, जीएफआर डिक्रीज हो गया, तो एट लास्ट नेफ्राइटिस अकर हो गया, या कह सकते हैं नेफ्राइटिस कॉज हो गया। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से आप देखिएगा। आगे है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, अगर कौन कौन सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको नेफ्राइटिस है। तो फर्स्ट है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, आगे देखते हैं पस इन यूरिन, यानी कि यूरिनेशन में पस फॉर्मेशन काफी ज्यादा होने लगेगा। चेंजेस इन मेंटल स्टेट्स, यानी कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, काफी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी काफी डिक्रीज होने लगेगी, लॉस होने लगेगी। उसके बाद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ओके, तो आपका जो ब्लड प्रेशर काफी एलिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि आपको जो यूरिन फॉर्मेशन पहले, यानी कि जो यूरिन होती थी एक्सक्रीड आउट होती थी, बट वो रिड्यूस हो रही है, प्रॉपर यूरिनेशन नहीं हो रही है। नेक्स्ट है वेट गेन ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द बॉडी। ओके, जैसे कि हमने बात की, नेफ्राइटिस में किडनी क्या नहीं कर पा रही है, जब प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाना चाहिए, ओके, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, जब वो बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी एक्सेस वाटर है, सोडियम, वो भी हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, एडीमा होने के चांसेस हैं। ओके, तो जब एडीमा हो रहा है तो क्या होगा, वेट गेन भी होगा। ओके, काफी स्वेलिंग होगी, और लास्ट में स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ऑफ द फेस एंड अराउंड द आईज। और स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब एडीमा हो रहा है, तो इसके साइन सिम्टम्स आपके फेस में और आपके आंखों के आसपास स्वेलिंग होने के सिम्टम्स नजर आते हैं। ओके, तो जब धीरे धीरे जो, अगर आप नेफ्राइटिस के आप ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाते हैं, या उसको ज्यादा काफी टाइम इसको नेफ्राइटिस को लगने लगता है, ओके, तो क्या होता है, स्टार्टिंग से पहले आपके फेस में स्वेलिंग हुई, आंखों के आसपास हुई, और आफ्टर दैट लेग्स में स्वेलिंग होने लगती है। काफी लोगों का आपने देखा होगा, जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, उसकी लेग्स में जरूर स्वेलिंग होती है। ओके, तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है, वो काफी लंबे समय तक फिर वो लेग में स्वेलिंग रहती है, अगर उसका आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर इसको हमें पता करना है तो हम क्या क्या करा सकते हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है हमें, किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करवाना है हमें, किडनी की बायोप्सी करवानी चाहिए हमें, कि किडनी कितना काम कर रही है, उसकी बायोप्सी, एक पर्टिकुलर पार्ट को निकाल के उसकी बायोप्सी करवाना। और उसके बाद है इम्यून फ्लोरेसेंट एनालिसिस ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। इम्यूनो फ्लोरेसेंट बेसिकली क्या है, एक लैब टेस्ट है। ओके, जिसमें हम कोई भी स्पेसिफिक जर्म्स और प्रोटीन को जो हमारे सेल्स में है, ओके, उसको चेक करते हैं, ओके, अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, यानी कि जो इम्यून फ्लोरेसेंट एक लैब टेस्ट है, इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम कोई भी हमारे जर्म्स और या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन को चेक करते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं, कैसा इम्यून मैकेनिज्म है हमारा। ओके, और उसके बाद लास्ट आता है इमेजिंग स्टडीज में, यानी कौन कौन सी हम चीजें टेस्ट करवा सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड हो गया, यानी कि यूएसजी हो गया, एक्सरे हो गया, और या फिर
टू डिटरमाइन ब्लॉकेज एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि ये जो इमेजिंग टेस्ट है जिसमें इमेज आती है, इमेजिंग टेस्ट मतलब होता है जिसमें इमेज फॉर्म होती है, जिसको देख के हम पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मदद से हम कोई भी ब्लॉकेज चेक कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टेरॉइड और अदर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन दे सकते हैं, यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें क्या कर रहा है, हमारे ही एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारे ही जो हमारे टी सेल है हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो उसको रोकने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, अगर क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है, ओके, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि जो हमारी किडनी की पेल्विस है, किडनी की पेल्विस होता है यूरिनरी ट्रैक यानी कि ब्लैडर। ओके, तो उसमें स्वेलिंग हो जाना काफी ज्यादा। ठीक है, तो अगर क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है, काफी लंबे समय से यूटीआई में प्रॉब्लम है, ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो क्या हो सकता है, अ 6 मंथ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मे बी नेसेसरी टू rid द इन्फेक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का हमें एंटीबायोटिक का कोर्स कराना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि इस इन्फेक्शन से दूर हो सके, इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा सके। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन कैन बी मैनेज बाय एंटी हाइपरटेंसिव सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और हाइपरटेंशन को हमें कम करने के लिए, यानी कि बीपी जो एलिवेट हो गया था, ओके, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। उसके बाद डायलिसिस में बी नेसेसरी टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर, और डायलिसिस हमें कर सकते हैं या कह सकते हैं बहुत जरूरी होता है, ताकि हम पता कर सकें, ताकि हम जो एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस हैं या हो सकते हैं, ओके, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट में बी रिकमेंडेड टू ट्रीट किडनी फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो किडनी ट्रांसप्लांट हम करा सकते हैं अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल हो गई है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है इसमें, जो आप ल्यूपस नेफ्राइटिस वर्ड सुन रहे हैं, ल्यूपस, ल्यूपस का बेसिकली मतलब होता है जब हमारी ही बॉडी क्या करती है, हमारे ही टिश्यू को, अपने ओन टिश्यूज को ही जब वो अटैक करती है, डैमेज करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को भी या उस पर्टिकुलर ऑटोइम्यून डिजीज को भी हम एक और टर्म से बोलते हैं ल्यूपस। ओके, तो इस चीज को जरूर याद रखिए, क्योंकि ल्यूपस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली एग्जाम्स में या नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, तो टीच प्रमोटिव मेजर्स एंड अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, हम पेशेंट को एक प्रमोटिव मेजर्स बता सकते हैं, कैसे कैसे आप खुद में भी बच सकते हैं, कैसे कैसे आप खुद में भी कोई चीजें कर सकते हैं। और अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, अगर पहले ही कोई सिम्टम्स आते हैं तो उससे जुड़े कौन कौन सिम्टम्स हो सकते हैं नेफ्राइटिस के, कैसे पहचान कर सकते हैं, वो हम पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी को बता सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सपोजिंग द पेशेंट टू अ पर्सन विद इन्फेक्शन, और मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 4 एंड इनटेक एंड आउटपुट, और कोशिश हमें यही करना है, जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को हमें दूसरे पर्सन से या हेल्दी पर्सन से या दूसरे पेशेंट से हमें एक्सपोज नहीं करना है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, या कह सकते हो उसको हमें बिल्कुल ही अलग रखना है। ओके, और उस पेशेंट के हम हर 4 से 5 घंटे में क्या करना है, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, और उसके इनटेक और आउटपुट चार्ट भी मेंटेन करना है या मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड यूरिनरी ट्रैक इरिटेंट्स, और कोशिश करनी है पेशेंट को ये भी बोलना है कि कोशिश करे वो कि कोई भी जो कॉफी है, सिट्रस है, स्पाइसेस है, अल्कोहल है, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक को इरिटेट कर सकता है, ओके, उसको अवॉइड करे पेशेंट। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबॉडीज एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें पेशेंट का एंटीपायरेटिक ड्रग देनी है, एनाल्जेसिक देनी है और एंटीबायोटिक्स देनी है। ओके, एंटीपायरेटिक आपको पता होगा, एंटीपायरेटिक बेसिकली फीवर के लिए, एनाल्जेसिक यानी कि पेन के लिए। ओके, और एंटीबॉडीज बेसिकली टू फाइट विद इन्फेक्शन। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ वार्म बाथ एंड अलाउ फॉर यूरिन कल्चर वीक्स आफ्टर कंप्लीट एंटीबायोटिक थेरेपी, और कोशिश ये करनी है जब पेशेंट की एंटीबायोटिक थेरेपी हो गई है तो उसके बाद पेशेंट का एक बार फिर से यूरिन कल्चर देखा जाए, एक बार यूरिन का फिर से टेस्ट किया जाए, और पेशेंट को बोला जाए कि वो जो भी है वार्म बाथ ले, ठंडे पानी से नहाना है, गुनगुने पानी से वो बाथ ले सकता है।
और लास्ट में है केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ रीनल फंक्शन विद प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ डोसेज डिपेंडिंग ऑन रीनल क्लियरेंस। और जब भी रीनल क्लियरेंस होता है तो उसके बाद भी हमें केयरफुल क्या करना है, मॉनिटर करना है रीनल फंक्शन। ओके, बाद में भी आफ्टर जब पेशेंट ठीक भी हो जाता है उसके बाद हमें कोशिश करनी है पेशेंट को बोल के कि एक बार फिर से रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए वो आगे आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम नज़र आई या फिर आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी थी। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कलीग से शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच और ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।